गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि आखिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में माइक्रो एक्टिविटीज क्या क्या होता है। जैसा कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पढ़ चुके हैं, पहले से भी पढ़ चुके हैं, आप लोगों को प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं कि माइक्रो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है कि इट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ये डिस्कस है कि एक होता है मैक्रो एंड एक होता है माइक्रो। मतलब कि अभी हम लोगों को पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इट मींस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और विद इन द इंडिविजुअल इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। अभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल का माइक्रो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का माइक्रो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स में क्या रोल होता है एंड इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि इसमें किसी भी एम्प्लॉय का पर्सनालिटी हो सकता है, किसी भी एम्प्लॉय का सेल्फ कॉन्सेप्ट हो सकता है, सेल्फ एस्टीम हो सकता है, सेल्फ एफिशिएंसी हो सकता है एंड एटीट्यूड्स हो सकता है, परसेप्शंस हो सकता है एंड लास्ट पावर हो सकता है। तो हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि पर्सनालिटी होता क्या है। तो पर्सनालिटी कहने का मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अभी हम लोग लेके चलते हैं एग्जांपल कि इंडिविजुअल का, किसी भी पर्सन का अगर पर्सनालिटी की बात करते हैं तो किसी भी पर्सन का पर्सनालिटी का जज हम लोग कैसे करते हैं। जज हम लोग कैसे करते हैं किसी का पर्सनालिटी को, हम लोग जज कैसे करते हैं। तो उसका एक पैरामीटर्स होता है, जैसे कि उसके हम लोग कभी थॉट्स को देखते हैं, उसके फीलिंग्स को देखते हैं और देन उसके एक्शंस को भी हम लोग देखते हैं। तब हम लोग जज करते हैं कि आखिर उस पर्सन का क्या पर्सनालिटी है। ठीक है, इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और देखिए इसका पर्सनालिटी का, इसका कहने का मतलब होता है कि किसी भी मैन पावर में, किसी भी एम्प्लॉय में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय को डिफरेंट दिखाता है, या उससे अप हो सकता है या उससे डाउन हो सकता है, वो डिफरेंट दिखाता है, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिफरेंट राइटर्स का डिफिनीशंस है यहाँ पर पर्सनालिटी का। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ऑलपॉट पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइको फिजिकल सिस्टम्स। कहने का मतलब होता है एक किसी भी एम्प्लॉय में यूनिकनेस होता है। अभी हम लोग पिछले वाले स्लाइड में पढ़े, प्रीवियस स्लाइड में पढ़े हैं कि यूनिकनेस होता है और वो यूनिकनेस को ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंट में कैसे एडजस्ट करेगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं पर्सनालिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू कैटल कहने का मतलब है कि इसका कहने का मतलब है तो होता है कि पर्सनालिटी हम उसे बोलते हैं जो किसी सिचुएशन को प्रिडिक्ट करे पहले से। अगर कोई भी सिचुएशन अगर आ रहा है, सपोज आप किसी भी कंपनी में मैनेजर हैं, कोई भी सिचुएशन आ रहा है तो पहले से प्रिडिक्ट करे, पहले से फोरकास्टिंग होना जरूरी है। तब हम लोग क्या है उस सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल कर सके। तो अकॉर्डिंग टू कैटल का यही कहना है। नेक्स्ट हम कि नेचर ऑफ पर्सनालिटी, देयर आर सेवरल नेचर ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी कहने का मतलब कि ये सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनाइजेशनल के लिए नहीं है, ये जो है कि मैक्रो के लिए भी है। इट मींस इट हैज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एलिमेंट्स। ठीक है, ये एक्सटर्नल भी हो सकता है पर्सनालिटी एंड इंटरनल भी हो सकता है। देन ये रिलेटिवली स्टेबल। पर्सनालिटी कहने का मतलब होता है कि कोई भी सिचुएशंस में अगर वर्क कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसको हम लोग पर्सनालिटी बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि डिसीजंस हम लोग लिए कोई सिचुएशंस में, फिर डिसीजंस में चेंजेस लाते जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि इसका एक क्या होता है, इनहेरिटेड एंड शेप्ड बाय द एनवायरनमेंट। जैसा एनवायरनमेंट होता है, जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है वैसा हम लोग शेप देते हैं पर्सनालिटी को। ठीक है, किसी भी कंपनी में अगर जिस तरह का एनवायरनमेंट है पर्सनालिटी उसी तरह का होगा। अगर हर तरह का कंपनी है, अलग अलग कंपनी है और सभी कंपनी का ऑब्जेक्टिव, सभी कंपनी का विजन, मिशन सबका अलग अलग होता है, देन उसी के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी होता है।
नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो होता है ये डिफरेंट होता है, स्ट्राइकिंगली डिफरेंट फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। मतलब इसका कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल, देखिए कोई भी इंडिविजुअल है और दूसरे इंडिविजुअल से ये डिफरेंट होता है। ये ऐसा नहीं है कि अगर किसी भी कंपनी में मैन पावर ए काम कर रहा है और उसी कंपनी में बी काम कर रहा है, तो कभी नहीं हो सकता है कि दोनों का पर्सनालिटी दोनों का मैच करे, दोनों का पर्सनालिटी डिफरेंट होगा ही। ये नेचर है पर्सनालिटी की। नेक्स्ट देखेंगे कि देयर आर सेवरल थियोरीज ऑफ पर्सनालिटी। फर्स्ट वन इज ह्यूमनिस्टिक टाइप, और ये टाइप इसका पर्सनालिटी थ्योरीज का टाइप पढ़ेंगे हम लोग आगे। एंड नेक्स्ट है ट्रेड, और नेक्स्ट है सोशल लर्निंग एंड साइको एनालिटिक पर्सनालिटी थ्योरी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे कि अब ट्रेड थ्योरी क्या होता है। ट्रेड थ्योरी कहने का मतलब होता है, ट्रेड थ्योरी का कहने का मतलब होता है कि ये विशेष थ्योरी है। विशेष थ्योरी कहने का मतलब कि ये विशेष अप्रोच है, ट्रेड अप्रोच, ठीक है। जो क्या करता है कि अगर किसी भी कंपनी में अगर कोई भी सिचुएशंस आता है, तो अकॉर्डिंग टू हेल्प ऑफ ट्रेड थ्योरी वी हैंडल ऑल द सिचुएशंस, ऑल द सिचुएशन। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में किसी भी तरह का सिचुएशन आ जा सकता है, तो उसके हम लोग ट्रेड थ्योरी के मॉडल से, इससे हेल्प से हम लोग उस सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, और एक कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें कि ये डन थ्रू पर्सनालिटी इन्वेंटर क्वेश्चनायर्स। कहने का मतलब होता है ये क्यों, ये ट्रेड थ्योरी एक विशेष थ्योरी क्यों होता है, विशेष थ्योरी इसको हम लोग क्यों बोलते हैं, ठीक है। ये स्पेशलाइज थ्योरी भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या होता है, हमेशा क्वेश्चनायर्स होता है, क्वेश्चनायर पर्सनालिटी इन्वेंटर क्वेश्चनायर। अगर किसी का पर्सनालिटी अगर अच्छा है तो क्यों अच्छा है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे क्यों अच्छा है। तो क्या करता है, खुद पर्सनालिटी इनहांसमेंट करने के लिए क्या करता है, वो हमेशा क्वेश्चन से राइज करते रहता है, खुद से क्वेश्चन से राइज करते रहता है, और जो वो स्पेसिफिक वर्क कर रहा है उससे मैच करता है कि आखिर हमारा जो भी पर्सनालिटी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्वेश्चनायर से मैच कर रहा है कि नहीं क्वेश्चनायर से मैच कर रहा है। तो ये सब हम लोग ट्रेड थ्योरी में देख रहे हैं। नेक्स्ट होता है कि साइको एनालिटिक थ्योरी। कहने का मतलब होता है इसके देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी। फर्स्ट वन इज आईडी। आईडी कहने का मतलब होता है, आईडी से सब लोग जानते होंगे कि आईडी का मतलब क्या होता है। देखिए आईडी का मतलब होता है कि आइडेंटिफिकेशन। यहाँ है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आईडी का मतलब होता है, आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशंस। आइडेंटिफिकेशंस कहने का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी कंपनी में बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे जो है कि वहां पर जो है कि हम लोगों को एक फॉर्मल इनफॉर्मल वे में सबको फॉलो करना पड़ता है, रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जो कि बेसिक रूल्स होता है, ठीक है। तो हम लोग एक क्या करते हैं, एक आइडेंटिफिकेशन होता है। अगर हम लोग अच्छे से अगर रूल फॉलो कर रहे हैं तो हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, उसी उसी को हम लोग साइको एनालिटिक थ्योरी में हम लोग ये आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि इमेजिनेशन। इमेजिनेशन करने का मतलब ये टाइम टू टाइम इमेजिनेशन होना चाहिए। ये टाइम टू टाइम इमेजिनेशन करते रहता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। सपोज कोई भी अगर वर्कर अगर वर्क करता है, अच्छे से वर्क करता है, तो वो भी चाहता है कि हमारा आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, हम आइडेंटिफाई होना चाहिए। कोई भी मीटिंग में हो तो हमें वैल्यू मिलना चाहिए, उतना मिलना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसमें साइको एनालिटिक्स थ्योरी में। नेक्स्ट है कि ईगो। ईगो कहने का मतलब होता है, ईगो अगर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स के सेंस में अगर ईगो देखेंगे, तो ईगो कहने का मतलब है जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, और फ्यूचर सिचुएशंस आने वाला है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या होना चाहिए, और सेटिस्फाई द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड कहने का मतलब होता है, ये वर्ड है रियल, सेटिस्फाई द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड कहने का मतलब होता है कि जो भी सिचुएशंस है उस सिचुएशंस में हम लोग पूरे कंपनी को सेटिस्फाई करेंगे। रियल वर्ल्ड करने का मतलब यहाँ कंपनी की बात हो रही है, तो कंपनी को हम लोगों को कंपनी में जितने एम्प्लॉय हैं, जितने
अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, लो लेवल मैनेजमेंट है, सबको हम लोग सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई कैसे करेंगे? जब तक हम लोगों के पास पॉजिटिव ईगो नहीं आएगा, डेवलप नहीं होगा। अब ये देखते हैं कि ईगो होता कैसे डेवलप है। सबसे बड़ी बात है कि ईगो का मतलब होता है कि सब जनरली जानते हैं कि ये निगेटिव वे में यूज किया जाता है, लेकिन ईगो कैसे डेवलप होता है? ईगो डेवलप होना है, अगर पॉजिटिव ईगो की बात अगर करते हैं, तो अगर किसी कंपनी में अगर हम लोग पॉजिटिव ईगो की बात करते हैं, तो अगर देखते हैं कि हमारा मार्केट शेयर कहाँ है। आप लोग अगर सब एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं मार्केटिंग का, मार्केटिंग मैनेजमेंट का एग्जांपल लेते हैं, सेल्स का। अगर हमारा मार्केट शेयर कितना है, अगर दूसरे कंपनी का अगर मार्केट शेयर हाई है, दूसरे कंपनी का मार्केट शेयर हाई है, तो हम लोग देखेंगे कि वहां से पॉजिटिव ईगो होनी चाहिए कि हमको कैसे अपना मार्केट शेयर हाई करना है, वो किस तरह का स्ट्रेटजी ला रहा है, तो वैसा ही हम लोग को डेवलप करना है। नेक्स्ट आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो कहने का मतलब होता है, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स होता है। इसमें होता है कि सिस्टम्स ऑफ वैल्यूज, इथिक्स, नॉर्म्स एंड एटीट्यूड विच आर, ये सब जो होता है कि जैसे कि कहने का मतलब होता है कि ये सेटअप क्या होता है, एथिक्स, नॉर्म्स एंड एटीट्यूड्स। मतलब कहने का मतलब है ये परफेक्शंस होता है। अगर किसी भी सुपर ईगो इज कॉल्ड परफेक्शन। परफेक्शंस कहने का मतलब होता है कि अगर कोई भी वर्क अगर हम लोग प्रॉपर वे में कर रहे हैं, मतलब परफेक्ट वे में होना चाहिए। सुपर ईगो का कहने का मतलब है कि परफेक्शंस होनी चाहिए, मतलब वो इथिक्स में होना चाहिए, मैनर्स में होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस होना चाहिए, सभी कुछ फॉलो करते हुए वो परफेक्ट वर्क करे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सोशल लर्निंग थ्योरी क्या होता है। सोशल लर्निंग थ्योरीज कहने का मतलब होता है, देखिए सोशल लर्निंग थ्योरीज कहने का मतलब होता है कि ऑब्जर्वेशंस, ये ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है। ऑब्जर्वेशन करने का मतलब होता है कि अगर अगर सपोज किसी भी कंपनी में अगर आप मैनेजर हैं, ठीक है, तो आपका ऑब्जर्वेशन कैसे होगा? क्योंकि किसी को ऑब्जर्व कैसे कीजिएगा आप, कोई भी वर्क कैसे परफॉर्म करेंगे कि बेटर वर्क हो जाए, तो उसका एक स्पेशल फंडा है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस को आप लोग मैच कीजिएगा। पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन क्या, फ्रेशर तो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां ऑलरेडी प्रोडक्शन ऑन गोइंग है। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट नहीं करेंगे। ऑब्जर्वेशन करने का मतलब है कि लर्निंग लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस और थ्रू री, ठीक है। नेक्स्ट है कि लर्निंग थ्रू ऑब्जर्विंग अदर्स, ठीक है। अगर हम लोग दूसरे से भी ऑब्जर्विंग करते हैं, ऑब्जर्विंग कर सकते हैं, जैसे कि दूसरे कंपनी का क्या पॉलिसीज है, दूसरा कंपनी कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, कि उसका मार्केट शेयर हाई है, उसका प्रोडक्ट का सेल अच्छा हो रहा है, उसका कंज्यूमर का फीडबैक अच्छा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल है, उसके बेसिस पर भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, सपोज देखिए, अब हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स की बात करते हैं। एक मार्केटिंग का एग्जांपल अभी आप लोगों को बताया। सपोज देखिए कि अगर आपके अगर आपके यूनिवर्सिटी में अगर कैंपस सिलेक्शन के लिए आता है, 2 स्टूडेंट को ले जाता है, अगर कोई भी कंपनी एबीसी कोई भी कंपनी है अगर ले जाता है, तो वो तो ऑब्जर्व किया कि हाँ ये पढ़ने में ठीक है, इसका जो है कि एकेडमिक ठीक है, इसका कम्युनिकेशन स्किल ठीक है, और अपने कंपनी में वो जॉब ऑफर करता है। देन आफ्टर क्या होता है, अगर आप वहां बेटर परफॉर्म करेंगे, ठीक है, बेटर परफॉर्म करेंगे, तो क्या होगा, उसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस कहा जाएगा वो। अगर वहां पर अगर आप बेटर वर्क नहीं करेंगे, तो आपके इंस्टीट्यूट के प्रति क्या होगा, वो निगेटिव ऑब्जर्वेशंस हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए इंडिविजुअल। अब इसके डिफरेंट जो है कि डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जैसे कि कॉम्पिटेंसीज होता है, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी होता है, एंड एक्सपेक्टेशंस होता है। हमारा जो है कि अपने जूनियर्स के प्रति क्या एक्सपेक्टेशंस है, सीनियर से क्या एक्सपेक्टेशंस है, और डिफरेंट आउटकम्स होता है, सब्जेक्ट हो सकता है, प्रैक्टिकल्स भी हो सकता है, ठीक है। और ये सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान हम लोग इसमें स्टडी करते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी में। तो इसके हेल्प से हम लोग, नेक्स्ट है कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहने का मतलब होता है कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहने का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, मतलब किसी भी पर्सन का फीलिंग्स क्या है, उसका एक्सपीरियंसेस क्या है, एंड प्राइवेट कॉन्सेप्ट क्या है, और
किसके लिए प्राइवेट कॉन्सेप्ट क्या है, फीलिंग्स क्या है, एक्सपीरियंसेस क्या है, जो भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है, जो भी उसका कंपनी का मोटो है, अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो में क्या काम कर रहा है, तो उसके बेसिस पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो देखेंगे कि इसके डिफरेंट जो है कि इसके जो 5 जो है कि स्टेप्स है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि साइको हेलो फर्स्ट हम देखेंगे कि फिजियोलॉजिकल नीड्स कहने का मतलब होता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स कहने का मतलब होता है कि किसी भी एम्प्लॉय को सबसे पहला जरूरी होता है, उसको बेसिक नीड्स का जरूरी होता है, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया है ना, अदर आइटम जो कि उसको बेसिक नीड्स का बेसिक नीड है। नेक्स्ट जब उसको किसी भी एम्प्लॉय का बेसिक नीड पूरा हो जाता है, देन क्या होता है, उसके मन में क्वेश्चन से राइज होता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योर है या नहीं। नेक्स्ट होता है कि वो अपने देखिए, नेक्स्ट होता है कि अब हम लोग देखते हैं सोसाइटी, यहाँ पर लव है, बिलोंगिंग है, मतलब कि इंटीमेट रिलेशनशिप फ्रेंड्स। अगर आज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू सोसाइटी में क्या है, इंटीमेट रिलेशनशिप में उसका वैल्यू क्या है, फ्रेंड्स के नजर में उसका वैल्यू क्या है। तो ये सब जो है कि वॉच करता है। कोई भी एम्प्लॉय चाहता है कि मुझे पहले बेसिक नीड मिल जाए, उसके बाद सिक्योरिटी मिल जाए, उसके बाद मुझे सोशल लाइफ जीने का जो है कि अच्छा से जो है कि हम लोग सोशल लाइफ व्यतीत कर सके, वैसा फैसिलिटीज मिल जाए। नेक्स्ट है एस्टीम, सेल्फ एस्टीम कहने का मतलब होता है कि फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट। नेक्स्ट होता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब कहने का मतलब होता है कि वो एम्प्लॉय जो है कि अचीविंग वंस फुल ऑफ पोटेंशियल्स, अब उसके अंदर में पूरा पोटेंशियल्स आ गया। तो जब भी हम लोग किसी भी कंपनी में ज्वाइन करेंगे, सीनियर अगर होइएगा आप लोग, तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग अपने एम्प्लॉय को किस स्टेज पर रखते हैं, और किस स्टेज से जो है कि उसका स्टेजेस जो है कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बेसिक नीड पूरा हो रहा है कि नहीं, सिक्योरिटी मिल रहा है कि नहीं, इंटीमेट रिलेशनशिप हो रहा है कि नहीं। तो ये सब देखेंगे कि उसका जो है कि क्या जो है कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के अकॉर्डिंग उसका जो है कि पॉजिटिवनेस बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे कि देयर आर डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, कहने का मतलब हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, फैमिली, सोशल, सिचुएशनल, ये सभी डिटर्मिनेंट्स है पर्सनालिटी के, जो कि अफेक्ट कर सकते हैं। आपका फैमिली बैकग्राउंड भी आपके पर्सनालिटी को अफेक्ट कर सकता है, और जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं तो वहां भी अफेक्ट कर सकता है, हेरिडिटी ये भी है, सोशल फैक्टर्स भी अफेक्ट कर सकता है। देन सिचुएशनल कहने का मतलब है कि जैसे अभी हम लोग पढ़े थे प्रीवियस स्लाइड में, ट्रेड थ्योरीज पढ़े थे, तो सिचुएशनल बेस्ड था। ठीक है, तो ये सब डिटर्मिनेंट्स है जो कि पर्सनालिटी को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट कहने का मतलब होता है कि आप जो है आपका इंडिविजुअल्स व्यू क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी वर्क को देखते हुए आपका इंडिविजुअल्स व्यू क्या है, आप उस वर्क के लिए हैबिचुअल है कि नहीं, उस वर्क के लिए स्किल है कि नहीं, आपको एबिलिटी है कि नहीं कि उस वर्क को जो है कि उस वर्क को हम लोग कंप्लीट कर सके। तो ये कैसे आएगा, तो इसके हम लोग क्या कर सकते हैं, पास्ट सेल्फ, हम लोग अगर पिछले अगर कहीं किसी भी कंपनी में काम किए हैं तो पास्ट एक्सपीरियंसेस से आ सकता है। ठीक है, सेल्फ स्कीमा से आ सकता है, और प्रेजेंट एक्सपीरियंस से भी आ सकता है, एंड फ्यूचर जैसे कि कोई भी स्टडी करता है, कोई भी अपने बारे में सोचता है, थिंकिंग करता है, ठीक है, प्रिडिक्शंस करता है, तो उससे भी हो सकता है सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है कि उससे इम्प्रूव हो सकता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि आखिर सेल्फ कॉन्सेप्ट, अगर वर्क प्लेस पर सेल्फ कॉन्सेप्ट का क्या रोल है। तो वर्क प्लेस पर सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंस रोल है, वेरी इंपॉर्टेंस है। तो इसके जो है कि 3 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रेड्स। ट्रेड्स कहने का मतलब होता है एक ये विशेष तरह का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जिसमें जो है कि किसी भी स्पेसिफिक पैटर्न्स पर, स्पेसिफिक बिहेवियर्स पर जो है कि स्टडी किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन
हम लोग इंडिविजुअल्स का भी स्टडी करते हैं विशेष रूप से, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का भी स्टडी करते हैं। तो कैसे स्टडी करेंगे? क्योंकि पर्सन्स के आइडियाज को चेक करेंगे, उसके व्यू को चेक करेंगे, ठीक है, देन उसके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस को चेक करेंगे, तो उसके बेसिस पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि कॉम्पिटेंसीज है कि नहीं। मतलब कहने का मतलब होता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल्स है, तो इंडिविजुअल्स ग्रोज टू अंडरस्टैंड व्हाट स्किल्स एबिलिटीज एंड नॉलेज दे हैव इन ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। हमारे लिए कॉम्पिटेंसीज कहने का मतलब होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस में जो स्किल्स चाहिए, जो एबिलिटीज चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, उसके पास है कि नहीं, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट्स को ये सब स्किल्स की जरूरी है, तो कॉम्पिटेंसीज का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट होता है वैल्यूज। कहने का मतलब होता है अगर हम मुझे अपने काम के प्रति जो है कि पहला बात है कि बिलीफ होना चाहिए, मतलब कि विश्वास होना चाहिए, ठीक है। वैल्यूज वहीं से क्रिएट होता है, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है कि वहां से जो है कि इम्प्रूव करेगा। सबसे जो भी आपको वर्क दिया गया, तो उसमें पहले है कि अगर आपको उस वर्क के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं। जो भी वर्क दिया गया, अगर टेक्निकल वर्क दिया गया है, तो आपके पास टेक्निकल स्किल्स है कि नहीं है, ठीक है। और जो भी नॉलेज, रिक्वायर्ड नॉलेज है, वो आपके पास है कि नहीं, तो वहां से वैल्यूज क्रिएट होता है। नेक्स्ट देखें कि सेल्फ एस्टीम क्या होता है। सेल्फ एस्टीम कहने का मतलब होता है ये एटीट्यूड भी बोल सकते हैं और व्यू भी बोल सकते हैं इंडिविजुअल्स का अबाउट क्या स्पेसिफिक वर्क के लिए भी ये एस्टीम होता है। और किसी भी एम्प्लॉय के लिए, किसी भी एम्प्लॉय में अगर हम लोग अगर इसको डिटेल्स में अगर पढ़ेंगे, और डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो किसी भी एम्प्लॉयज का भी अपना अपना सेल्फ एस्टीम होता है। तो इसी के कारण क्या होता है, किसी का निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो सेल्फ एस्टीम में अगर क्या क्या इफेक्ट करता है, किससे सेल्फ एस्टीम को हम लोग पता लगा सकते हैं कि सेल्फ एस्टीम उसका कैसा है, या खुद का कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, फैक्टर्स डिपेंड करता है कि आपका मेंटल हेल्थ कैसा है, हाउ यू बिहेव टू अदर्स, आप दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर है आपका, ठीक है। आपके सीनियर के साथ कैसा बिहेवियर है, आपके जूनियर के साथ कैसा बिहेवियर है, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है योर डिसीजन, आपके पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है या नहीं, ये सेल्फ एस्टीम डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट है योर फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप कहने का मतलब होता है कि आपका फ्रेंड सर्किल भी कैसा है, किस तरह के है, जिस जैसा स्किल्स आपका है उस तरह का आपका फ्रेंड सर्किल्स है या नहीं है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि सेल्फ एस्टीम आपका कैसा होगा। योर सक्सेस, आपके पास्ट सक्सेस और प्रेजेंट सक्सेस, कहने का मतलब है कि जिस सक्सेस के लिए हम लोग वर्क करते हैं, इस पर भी डिपेंड कर सकता है। नेक्स्ट है योर लाइफ, योर प्रेजेंट लाइफ, मतलब कि आप किस सोशल बैकग्राउंड से आए हैं, किस फैमिली बैकग्राउंड से आए हैं, तो ये सेल्फ एस्टीम होता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि सेल्फ एस्टीम जो होता है कि वर्क प्लेस पर सेल्फ एस्टीम का क्या रोल होता है। तो देखिए, सेल्फ एस्टीम करने का मतलब होता है कि अगर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो 2-3 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना डिफरेंट सेल्फ एस्टीम होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब होता है कि सेल्फ एस्टीम जो है कि दूसरे को अफेक्ट करे। आपके को वर्कर्स हैं और आपके कलीग हैं, तो और कोई भी मैनेजरियल पोस्ट है, तो उसका फीडबैक जो है कि हमेशा पॉजिटिव जाना चाहिए। तो सेल्फ एस्टीम ये होता है। अगर निगेटिव फीडबैक जा रहा है तो निगेटिव होगा। अगर एग्जांपल्स के लिए हम लोग देख सकते हैं कि अगर रामा जो है कि क्या है, वेरी पॉजिटिव, उसको जो है कि बहुत पॉजिटिव है सेल्फ एस्टीम को लेके, तो क्या करता है वो सी इज अ वैल्यूएबल, इंटेलिजेंट, सेवी बिजनेस पर्सन हु कैन हैंडल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशंस। अब वो क्या कर सकता है, अगर वो पॉजिटिव है सेल्फ एस्टीम को लेके, पॉजिटिव करने का मतलब खुद का नहीं, अगर वो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, तो अपने एम्प्लॉय का भी सेल्फ एस्टीम चाहेगा कि इनहांस करे, ठीक है। तो क्या कर रहा है वो, बहुत दिनों से वो क्या कर रहा है, वो हार्ड वर्क कर रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशंस को, अपने सेल्फ एस्टीम को पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है। तो उसको क्या होता है, उसको रामा को जो है कि वो सक्सेस मिलता है।
अब देन क्या किया जाता है, उसको अवार्ड दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है एंड उसको जो है कि पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। किससे मिलता है? सुपीरियर से, मतलब कहने का किसी भी एसोसिएशन से अगर अवार्ड दिया जाता है तो क्या होता है, वहां सेल्फ एस्टीम क्या होगा, पहले से तो उसका सेल्फ एस्टीम पॉजिटिव था और वो जो है रामा जो है कि अच्छे से काम की, सेल्फ एस्टीम जो है कि पहले से अच्छा है, इंटेलिजेंट है और वो सक्सेस मिला उसको। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, किसी भी गवर्नमेंट के थ्रू उसको जो है कि फीडबैक मिला, अच्छा फीडबैक मिला और उसको अवार्ड मिला। तो अवार्ड मिला, अब क्या होगा, उसका सेल्फ एस्टीम जो है कि उसका पहले से ज्यादा हाई हो जाएगा, उसका जो है कि अब एक हाई हो जाएगा। देन क्या राइज होगा, कॉन्फिडेंस लेवल्स भी उसका बढ़ेगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। सेल्फ एक्सेप्टेंस, मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई डिसीजन मेकिंग में पहले वो डरता होगा या पहले वो मतलब वो पहले थोड़ा डिसीजन मेकिंग में टाइम लेता होगा, लेकिन अब वो सेल्फ एक्सेप्टेंस उसका हो चुका है, तो वो डिसीजन मेकिंग में भी उसका प्रॉपर ढंग से होगा और जो है कि वो उसको अफेक्ट भी नहीं कर सकता है, इंडिविजुअल्स व्यू भी अफेक्ट नहीं कर सकता है। इंडिविजुअल्स व्यू कहने का मतलब है कि उसके साथ या उसके नेचर वाले डिफरेंट कंपनीज या उसमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वो अफेक्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए सेल्फ एस्टीम को लेके। नेक्स्ट है देखेंगे एफिकेसी कहने मतलब होता है, सेल्फ एफिकेसी कहने का मतलब होता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, आपका लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में टास्क दिया जाता है तो आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको सक्सीड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं। फिर भी अगर आपको उसमें कुछ अगर प्रॉब्लम्स है, अगर उसको आप लोग क्लियर समझ नहीं पा रहे हैं, अगर आपको जो भी वर्क दिया गया या कोई भी जो है कि चैलेंजिंग भी वर्क मिल जाता है तो समझ नहीं पा रहा है, तो उसको क्या करना है, अपने से जो भी सीनियर्स है उसको सेल्फ एफिकेसी कहने का मतलब होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, जब तक कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा, पर्सनालिटी ट्रेट्स इन ऑर्डर वे में नहीं अगर होगा, ठीक है, अगर कोई भी वैल्यूएबल अगर आउटपुट नहीं मिलेगा, अपने काम के प्रति फेथफुल अगर नहीं होगा तो सेल्फ एफिकेसी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग कि अगर किसी भी कंपनी में अगर कृष्णा वाज रिसेंटली हायर टू अ मिडिल लेवल मैनेजमेंट पोजीशन एट मेसी चॉकलेट्स, अगर एक किसी चॉकलेट्स की कंपनी है, कोई भी कंपनी है एबीसीडी, तो उसमें अगर एक किसी कृष्णा को हायर किया गया है, ठीक है, तो हायर किया गया है तो उसको कैसे हायर किया गया होगा, देखिए पहला तो उसको एक्सपीरियंस देखा गया होगा, ठीक है, और हाई लेवल ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी है कि नहीं, ठीक है, तो उसको जो है कि क्या है, तब उसको ऑफर किया गया होगा, उसका नेचर जो है कि प्रोडक्टिव नेचर है कि नहीं, तो मैनेजरियल पोजीशंस के लिए वैसे रखा जाता है। तो ये इंटरव्यू में भी काफी रोल होता है इसका, कम्युनिकेशन स्किल में भी पढ़ा, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। सेल्फ एफिशिएंसी कहने का मतलब होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल आप ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं तो आपका देखा जाता है, कभी भी वर्क देखा जाता है, अगर सपोज आप रिपोर्ट अच्छे से अगर काम भी कर लिए, रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन हो रहा है, उस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, ठीक है, लो हो जाता है, तो क्या होगा, तो आप जितना भी वर्क किए उसको अच्छे से आप नहीं रख पाएंगे, ठीक है, सबके सामने नहीं रख पाएंगे, अपने बॉस के सामने नहीं रख पाएंगे, देन क्या हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है लो के कारण। बट अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, अगर 90% भी वर्क करते हैं तो आप 100% प्रेजेंटेशन देके आ सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि सेल्फ एफिशिएंसी कहने का मतलब होता है इसके डिफरेंट जो है कि फैक्टर्स हैं, डिफरेंट जो है कि एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट देखेंगे कि इनएक्टिव सेल्फ मास्टरी कहने का मतलब होता है, अब सेल्फ एफिशिएंसी कहने का मतलब होता है कि अगर फर्स्ट पॉइंट है इनएक्टिव सेल्फ मास्टरी, मतलब कहने का मतलब होता है कि अगर आपका अगर फेल्यूर और सक्सेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, अगर पास्ट में अगर आप अगर फेल किए हैं या सक्सेस किए हैं तो उसका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेज होगा, ठीक है, जो आपको जो क्या करेगा, सेल्फ एफिशिएंसी को जो है कि इंक्रीज करने में, टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है रोल मॉडलिंग, कहने का मतलब होता है कि ऑब्जर्वेशंस और विजुअलाइजेशंस, आपका ऑब्जर्वेशंस क्या है, अगर कोई भी अगर आपको वर्क मिला, कोई भी वर्क अगर मिला है, पहले से ही अगर निगेटिव ऑब्जर्वेशंस अगर आ गया है
तो आप रोल मॉडल हो ही नहीं सकते हैं। तो देन क्या करना है, ऑब्जर्वेशंस एंड विजुअलाइजेशंस होना जरूरी है। और ये कैसे आता है, जो भी हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है, रिसर्च से आता है। नेक्स्ट है वर्बल सोशल परसुएशंस, कहने का मतलब होता है, मतलब हमारा वर्बल सोशल परसुएशंस होना चाहिए। अगर हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स पर सब कुछ डिपेंड करता है। जैसा कि अभी आप लोगों को बताएं कि अगर आप अच्छे से भी वर्क किए हैं और अच्छे से अगर आप रिप्रेजेंट खुद को नहीं कर पा रहे हैं, देन क्या है, आपका सोशल परसुएशन जीरो है। तो सोशल परसुएशन होना चाहिए। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल क्यूज, कहने का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आप कितना इमोशनल है, इमोशनल स्टेट्स क्या है। सोमैटिक और इमोशनल स्टेट्स, कहने का मतलब है कि आप में इमोशनलिटी है या नहीं है। अगर कोई किसी भी काम में अगर आप वर्क में जुड़े हुए हैं, तो वहां से आप इमोशनल अटैचमेंट है या नहीं है। अगर कोई भी टेक्निकल काम कर रहे हैं, अगर हम लोगों का अगर इमोशनल अगर अटैचमेंट अगर नहीं होगा, तो अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं। कोई भी काम ले लीजिए आप लोग, अगर एक काम जो होता है कि अगर हम लोग जनरल वे में, हाँ एक मुझे एक काम करना है, ठीक है, एक होता है इमोशनल से जुड़ा होता है, मेरा पैशन होता है कि काम करना है, तो दोनों में डिफरेंसेज होता है। तो फिजियोलॉजिकल क्यूज कहने का मतलब है कि इमोशनल स्टेट्स होना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके हेल्प से हम लोग जो सेल्फ एफिशिएंसी को जो है, इसका कैपेसिटी को हम लोग सक्सेसफुली जो है कि परफॉर्म कर सकते हैं फॉर द स्पेसिफिक टास्क। नेक्स्ट आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड्स कहने का मतलब होता है किसी भी पर्सन का एटीट्यूड्स के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। ग्रुप के बारे में स्टडी करना है कि आखिर ग्रुप का क्या एटीट्यूड्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि आखिर एटीट्यूड्स होता क्या है। एटीट्यूड्स क्या होता है, ये इवेल्युएटिव स्टेटमेंट्स होता है। इवेल्युएटिव स्टेटमेंट्स का मतलब होता है आपका फीलिंग्स क्या है, ठीक है, आपका परसेप्शंस क्या है, आपका पर्सनालिटी क्या है, आपका सेल्फ एस्टीम क्या है, सब फाइंड करके इवेल्युएटिव स्टेटमेंट्स होता है। तो ये जो होता है, अब देखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स, पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड नेगेटिव एटीट्यूड्स। कहने का मतलब होता है, अब पॉजिटिव एटीट्यूड्स कहने का मतलब होता है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड इज अ साइकोलॉजिकल टर्म व्हिच डिस्क्राइब अ मेंटल phenomenon in which the central idea is that one can increase achievement through optimistic thought प्रोसेस। कहने का मतलब होता है कि अगर कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशनल में आप लोग साइकोलॉजिकल टर्म से, ठीक है, साइकोलॉजिकल टर्म से अगर हम लोग जो है कि साइकोलॉजिकल टर्म से अगर हम लोग मेंटल प्रिपेयर रहते हैं, अगर कोई भी अगर निगेटिव भी बात अगर है, उसको हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पॉजिटिव एटीट्यूड्स, वहां से पॉजिटिव एटीट्यूड्स जो है कि इनहांस हो सकता है। नेक्स्ट है निगेटिव एटीट्यूड्स। कहने का मतलब होता है अगर आप डिसीजंस लेने में आप अगर टाइम जो है कि उसका डिले करते हैं, ठीक है, और कोई भी अगर कांस्टेंट पॉइंट्स है, उसको आप लोग अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उसको डील अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो दीज आर द निगेटिव एटीट्यूड्स। अगर आप अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने जूनियर से अगर आप बिहेवियर अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो ये सब जो है निगेटिव एटीट्यूड्स होता है। नेक्स्ट आता है कि फीचर्स ऑफ एटीट्यूड्स। फीचर्स ऑफ एटीट्यूड्स में डिफरेंट हम लोग जो है कि ये करेक्टराइज किया गया है, डिफरेंट वे में करेक्टराइज किया गया है कि चेंजेस विथ टाइम एंड सिचुएशंस। आपका एटीट्यूड्स, किसी भी पर्सन का, किसी भी इंडिविजुअल्स का एटीट्यूड्स टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन द प्रॉपर सिचुएशंस। नेक्स्ट आता है इसके किसी भी फीलिंग्स से, किसी भी बिलीफ ऑफ पीपल्स से भी चेंजेस हो सकता है, एटीट्यूड चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है कि इफेक्ट वन वन बिहेवियर पॉजिटिवली और निगेटिवली। कहने का मतलब होता है कि अगर आपका कोई भी किसी भी का भी एटीट्यूड्स आपको अफेक्ट कर सकता है, अगर वो पॉजिटिव वे में भी अफेक्ट कर सकता है, निगेटिव वे में भी अफेक्ट कर सकता है कोई भी। नेक्स्ट देखें कि अकॉर्डिंग टू परसेप्शंस, आपका परसेप्शंस क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, उसके बेसिस पर भी आपका एटीट्यूड डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कि आपने पास्ट एक्सपीरियंसेस आपका क्या रहा है और आप क्या सीखना चाह रहे हैं, उसके भी बेसिस पर आपका एटीट्यूड डिफाइन हो सकता है।
नेक्स्ट है कि देयर आर फ्यू कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एबीसी मॉडल। एबीसी मॉडल करने का मतलब अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। नेक्स्ट देखेंगे कि ये क्या होता है। अफेक्टिव कंपोनेंट्स करने का मतलब होता है कि ये इमोशनल और फीलिंग सेगमेंट्स ऑफ एन एटीट्यूड, ये इमोशनल और फीलिंग सेगमेंट से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है बिहेवियरल कंपोनेंट्स कहने का मतलब होता है कि आपका क्या बिहेवियर्स है सबके सामने, आपके अपने बॉस के सामने क्या बिहेवियर्स है, आपके जूनियर्स के सामने क्या बिहेवियर्स है, और उसका वे क्या है, बिहेवियर्स का क्या वे है। ये जो है बिहेवियर कंपोनेंट्स होता है। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव कंपोनेंट्स। कहने का मतलब होता है कि आपके पास क्या नॉलेज है और आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स पर जो है कि आप स्टडी कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो दी जाता कॉग्निटिव कंपोनेंट्स। वो नॉलेज और इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि आपका आपका जो है कि एटीट्यूड्स कैसा है। अब देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स, आखिर एटीट्यूड कैसे होता है। एटीट्यूड कहने का मतलब होता है कि एटीट्यूड्स कहने का मतलब है कि इसका फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स कहाँ से जो है कि एटीट्यूड्स जो है कि चेंजेस हो सकता है किसी पर्सन का, किस किस पार्टिकुलर एरिया जो है कि अफेक्ट कर सकता है एटीट्यूड्स को, किसी भी पर्सन के एटीट्यूड्स को। कहने का मतलब कि मास कम्युनिकेशन से भी एटीट्यूड चेंजेस हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस विथ ऑब्जेक्ट्स। आपके पास्ट एक्सपीरियंस से भी आपका एटीट्यूड डिपेंड करता है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उससे भी एटीट्यूड का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्लासिकल कंडीशनल क्या है, कंडीशनिंग क्या है, मतलब आपका क्लासिकल अप्रोचेज क्या रहा है, प्रेजेंट में क्या है, उस पर भी आपका जो है कि एटीट्यूड डिपेंड कर सकता है। नेक्स्ट है ऑपरेट और कंडीशनिंग। कहने का मतलब होता है कि जब भी कोई भी वर्क हम लोग करते हैं, काम करते वक्त आपका क्या एटीट्यूड है। एक होता है कि बिफोर वर्क, एक होता है कि जब हम लोग काम कर रहे हैं डूइंग वर्क होता है, एक होता है आफ्टर वर्क होता है। तो आपका एटीट्यूड्स क्या है, इसी में 3 टाइप्स का एटीट्यूड्स हो सकता है। नेक्स्ट होता है कि अब लर्निंग कैपेसिटीज क्या है आपकी। एक होता है कि जॉब कर रहा है, कोई भी इंडिविजुअल है, एक जॉब कर रहा है, एक क्या है जॉब भी कर रहा है और लर्निंग भी हो रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है। तो उस दोनों में काफी डिफरेंसेज होगा, एटीट्यूड्स जो है कि काफी डिफरेंट होगा दोनों का। नेक्स्ट है कि आपका जो है कि फैमिली बैकग्राउंड्स क्या है, ठीक है, एंड आपका पीयर ग्रुप्स क्या है, उस पर भी एटीट्यूड डिपेंड करता है कि आप कैसे फैमिली बैकग्राउंड से आए हैं, ठीक है। तो उससे भी किसी भी इंडिविजुअल्स का बिहेवियर और एटीट्यूड जो है कि हम लोग उससे भी एज्यूम कर सकते हैं। और आपका पड़ोसी क्या है, जैसे नेबरहुड कहने का मतलब सिर्फ पड़ोसी ही नहीं, यहाँ कलीग की बात हो रही है, आपके फ्रेंड सर्कल्स की बात हो रही है, सबके इंडिविजुअल्स का। तो ये उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेटस पर भी एटीट्यूड्स डिपेंड करता है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, अगर इश्यूज है, मॉनेटरी इश्यूज है, तो उस पर भी एटीट्यूड डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है कि परसेप्शन। परसेप्शन कहने का मतलब होता है कि आपका क्या परसेप्शन है, जैसे कि किसी भी सिचुएशंस में आपका क्या परसेप्शन है। अगर कोई भी टारगेट दिया जाता है उसमें आपका क्या परसेप्शन है, जो भी परसीवर्स होता है, जैसे कि मोटिव्स होता है, एटीट्यूड्स होता है, एक्सपीरियंसेस होता है, एक्सपेक्टेशंस होता है, उसके थ्रू आपका क्या परसेप्शंस है, ठीक है। परसेप्शन कहने का मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द मेकिंग सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। मतलब कहने का मतलब सब कुछ को एज्यूम करते हुए, जैसे कि टाइम फैक्टर्स को देखते रहना है, वर्क सेटिंग, सोशल सेटिंग, साइज, इंटेंसिटी, बैकग्राउंड, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी, मोशंस, एटीट्यूड्स, मोटिव्स, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस को देखते हुए परसेप्शंस को कैलकुलेट किया जाता है कि आपका परसेप्शंस क्या है। अगर हम लोग लर्नर है तो परसेप्शंस हमेशा जो है कि इनहांस करते रहेगा, पॉजिटिव वे में जाता रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स है जो कि परसेप्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। तो देखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ परसीवर्स कहने का मतलब है कि इसमें एटीट्यूड्स होता है, ठीक है। एटीट्यूड्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है। मोटिव्स होता है, आपका मोटिव्स क्या है, इंटरेस्ट क्या होता है। अगर अगर आपको अगर ग्रुप वर्क में लगा दिया गया, उसमें कुछ कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या करेगा, वहां अफेक्ट भी कर सकता है।
आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है पास्ट में। अगर अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, अदरवाइज उसको निगेटिव वे में अफेक्ट करेगा। एक्सपेक्टेशंस क्या है आपके काम से, एक्सपेक्टेशंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर एक्सपेक्टेशन से हम लोग समझेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेके, कि अगर किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपको सैलरी मिल रहा है, जितना भी सैलरी मिल रहा है, अगर आपका अगर एक्सपेक्टेशन हम मुझे उससे ज्यादा का था और उससे कम मिल रहा है, तो यहाँ भी हो सकता है कि वर्क हैम्पर्स हो सकता है, वो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकता है। नेक्स्ट है कि फैक्टर्स ऑफ सिचुएशंस, कहने का मतलब कि टाइम फैक्टर्स भी अफेक्ट कर सकता है, वर्क का सेटिंग्स भी अफेक्ट कर सकता है, वर्किंग पैटर्न्स कर सकता है। देन है सोशल सेटिंग, सोशल सेटिंग। नेक्स्ट है कि फैक्टर्स इन द टारगेट, टारगेट करने का मतलब नोवेल्टी, मोशन, साउंड, साइज, बैकग्राउंड, प्रॉक्सिमिटी एंड सिमिलरिटीज। अब यहाँ पर सिमिलरिटीज कहने की बात है तो यहाँ देखेंगे कि अभी जब लेबर एक्ट आया है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड है लेबर एक्ट, तो सिमिलरिटी कहने का मतलब है कि जितना हम लोग सैलरी मेल को देते हैं उतना फीमेल का भी रूल रेगुलेशन आया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो यूएसए में है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो उसका अपना कंट्री भी मेंबर्स है। तो ये क्या है, ये सिमिलरिटीज है। तो ये सब देखते हुए ये सब फैक्टर पहले अफेक्ट करता था, क्योंकि फीमेल्स को कम सैलरी दिया जाता था या परसेंटेज नहीं दिया जाता था कि आपको जॉब का 10% ही है, अब 50 सभी कंपनी में कर दिया गया, इक्वल जो है कि वैल्यू दिया जा रहा है। तो क्या है, ये इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है कि जो है कि परसेप्चुअल प्रोसेस क्या होता है। फर्स्ट है कि रिसीविंग, हम जो है कि क्या करते हैं, हमारा विजन क्या है, हम लोग क्या सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या टेस्ट है, तो पहले तो ये डिसाइड करना है कि करना क्या है। नेक्स्ट है कि देन सेलेक्ट करेंगे, कि जो कि इंडिविजुअल एनालिसिस करेंगे, फैक्टर्स उसका देखेंगे कि एक्सटर्नल अफेक्ट कर रहा है या इंटरनल अफेक्ट कर रहा है। देन जो है कि प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है इंटरप्रेटिंग, कहने का मतलब कि डेटा को जो है कि अब उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटरप्रेट द डेटा, डेटा में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट है कि अब हम लोग चेकिंग करेंगे, चेकिंग करने का मतलब है कि अब उसको डेटा का जो है कि इंटरप्रिटेशन, उसको जो है कि बारी बारी से जो है कि चेक करेंगे, हर जो है कि जितने भी उसमें फैक्टर्स है सभी फैक्टर्स को हम लोग चेक करेंगे। नेक्स्ट है कि अब उस पर रिएक्ट करना है, कि अब उसको जो है कि एक्शन में लाना है कि नहीं लाना है, वो परसेप्शंस में कन्वर्ट होगा कि परसेप्शंस क्या है। सपोज हम किसी भी पर्सन के बारे में हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि पहले उसको एनालाइज करेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे कि आखिर वो कैसा है इंडिविजुअल, फिर उसका जो है कि प्रोसेस करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, डेटा होगा, ठीक, देन उसको चेक करेंगे कि नहीं ये सही है कि नहीं, पर्सन सही है कि नहीं, उसके साथ बिजनेस हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग जॉब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, इंटरव्यू में भी टेस्ट कर सकते हैं, देन हमें रिएक्ट करेंगे या ऑफर करेंगे। तो ये फुली डिपेंड करता है, परसेप्शन चेक करते हैं कि उसका परसेप्शन क्या, अगर हमारे कंपनी में अगर वो जॉब चाह रहा है तो उसका परसेप्शन क्या है, क्यों आना चाह रहा है, ये सब डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट है कि पावर, पावर जो होता है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। ये क्या कर सकता है, ये जो है कि इन्फ्लुएंस, पावर का कहने का मतलब होता है, ये हमेशा अगर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स में पावर की बात करेंगे तो हमेशा ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस टू अदर्स। पावर क्या करता है, पावर कहने का मतलब होता है कि ये पार्टिकुलर्स जो है कि इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। और ये पावर का हमेशा ये यूज नहीं होता है कि ये हमेशा, जैसे पावर का मतलब हो जाता है कि ये हमेशा ये नहीं बोल सकते हैं कि ये हमेशा नेगेटिव डिसीजंस के लिए पावर्स होगा या नॉन डिसीजंस के लिए पावर्स होगा, ये सिर्फ उसी के लिए यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट जो है कि अब देखिए, पावर्स का ये मतलब नहीं होता है कि हम किसी को चेंज कर देंगे, किसी के बिहेवियर्स में चेंज ले आएंगे, किसी के एटीट्यूड्स में भी चेंज ले आएंगे, या किसी का पोटेंशियलिटी हम लोग बढ़ा देंगे, तो पावर्स का भी ये मतलब नहीं होता है। और पावर का ये, पावर इज वन ऑफ द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द प्रैक्टिकली एवरी ऑर्गेनाइजेशन। पावर क्या होता है, ये प्रैक्टिकल सिस्टम्स होता है। अगर कोई भी पावर्स, अगर आपको जितने भी, अगर कोई भी जॉब असाइन किया जाता है तो उसमें कुछ ड्यूटीज होता है, उसको फुलफिल करना पड़ता है। कुछ पावर्स होता है जिसमें उसको यूज किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि जनरल पावर्स क्या क्या होता है। जनरल टाइप्स ऑफ पावर्स, कहने के जनरल टाइप्स ऑफ पावर, इट मीन देयर आर टू टाइप्स ऑफ जनरल पावर, कहने का निगेटिव पावर एंड पॉजिटिव पावर। निगेटिव पावर्स कहने का मतलब होता है कि इफ, यहाँ ये क्या होता है निगेटिव पावर, मतलब कि ये डोमिनेंट नेचर का होता है, ठीक है। सबमिशन ऑफ अवे देख रहे हैं कि ये इट मींस इफ आई विन
यू लॉस। कहने का मतलब होता है निगेटिव पावर यह होता है ना कि मतलब आई बीन यू लॉस। मतलब कहने का मतलब है कि मैं अगर किसी भी कंपनी में अगर हम काम कर रहे हैं तो मेरे साथ काम कर रहा है, ठीक है। तो पावर का ये मतलब नहीं होता है कि हम ही आगे बढ़ेंगे, हमारा ही इंक्रीजमेंट हो या इंक्रीमेंट हो, सैलरी बढ़े और उसका नहीं बढ़े। तो पावर का ये मतलब नहीं होता है कि पावर का ये यूज नहीं किया जाना चाहिए। तो निगेटिव पावर्स ये होता है कि निगेटिव पावर्स हमेशा ये सोचते रहता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या पॉजिटिव पावर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है फॉर्मुलेट में। अगर कोई भी निगेटिव भी एस्पेक्ट आता है तो उसको क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करता है। और जो भी कंसर्न ग्रुप रहता है उसको जो है कि कंसर्न ग्रुप को जो है कि वो फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट जो है कि ये क्या करता है, ये दूसरे को जो है कि ये दूसरे से भी डिफरेंट दिखाता है। पॉजिटिव पावर्स कहने का मतलब है कि एक दूसरे से भी डिफरेंट दिखाता है। अब देख रहे हैं कि लीडर हु एक्सरसाइज दिस पावर पॉजिटिवली इनकरेज देयर सबऑर्डिनेट टू डेवलप देयर कॉम्पिटेंसी टू सक्सेस। अब देखेंगे कि किसी भी लीडर्स जो होता है हमेशा जो है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, ठीक है। हमारा सबऑर्डिनेट्स हो गया, जूनियर्स हो गया, हमेशा जो है कि चाहता है कि उसमें जो है कि हमेशा डेवलपमेंट्स होता रहे। अब देखिए कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर। फॉर्मल पावर्स कहने का मतलब होता है कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, जो कि ये मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, जो एक रूल्स रेगुलेशंस और एक स्पेसिफिक अथॉरिटी के द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है। पर्सनल पावर्स होता है कि अगर आपको कोई भी जॉब दिया गया, या इसमें यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब कोई भी अगर आपको जॉब ऑफर किया जाता है तो पर्सनल कुछ कुछ पावर दिया जाता है जो आपके एक्सपर्टाइज को मैच करता है और आपके रिस्पेक्ट को वो फुलफिल करता है, वो पर्सनल पावर्स होता है। नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ फॉर्मल पावर। फॉर्मल पावर कहने का मतलब होता है, फॉर्मल पावर कहने का मतलब होता है कि एक होता है कोर्सिव पावर। कोर्सिव पावर कहने का मतलब होता है कि ये बलपूर्वक अगर कोई अगर अगर अच्छा नहीं हो रहा है, निगेटिव रिजल्ट्स जा रहा है, अगर हमारे अंदर डर बैठ गया है निगेटिव रिजल्ट्स का, तो हम लोग बलपूर्वक काम ले सकता है। कोई भी मैनेजर बोलेगा कि अगर उसका फिजिकल अगर फंक्शन अगर अच्छे से नहीं कर रहा है तो क्या कर सकता है, ये अगर कोई भी फ्रस्ट्रेशन में है या कुछ है, अगर कोई भी मूवमेंट आ गया है तो ये बलपूर्वक काम लिया जा सकता है। तो ये सब पावर होता है। तो ये सब जो है मिडिल लेवल टॉप लेवल मैनेजर्स के पास पावर होता है। नेक्स्ट होता है रिवार्ड पावर्स होता है। अगर सपोज कोई भी अगर वर्क कर रहा है तो हमेशा चाहता है कि हमको पॉजिटिव बेनिफिट्स मिले, पॉजिटिव बेनिफिट्स मिले, तो वो रिवार्ड पावर होता है। उसके बदले जो है कि कुछ कुछ जो है कि अगर कोई भी अगर एक्स्ट्रा पे भी कर सकते हैं, ठीक है, बोनस वगैरह है, कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स है उसको प्रोवाइड करवाया जाता है। ये पावर जो होता है मैनेजर्स के भी पास होता है कि अब अगर मेरा सबऑर्डिनेट्स अगर अच्छे से काम कर रहा है तो रिवार्ड कर दे सके उसको। एक होता है लेजिटिमेट पावर्स होता है। कहने का मतलब होता है कि स्ट्रक्चरल पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप लोग स्ट्रक्चरल पोजीशंस करने का मतलब होता है कि टॉप लेवल और मिडिल लेवल तक ही ये सीमित है। तो ये किसी भी अथॉरिटी किसी भी पोजीशंस के लिए ये पावर्स है। अगर किसी का भी रिक्रूटमेंट करना है, किसी का अगर किसी का को अगर नोटिफाई करना है, अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आ गया है उसको सॉल्यूशंस करना है, और एक्सेप्टेंस अगर कोई भी अगर बिजनेस अगर आ रहा है तो उसको कैसे एक्सपेक्टेंस जो है कि एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तो एक अथॉरिटी डिसाइड करती है। तो लेजिटिमेट पावर जो है कि मैनेजर्स के पास होता है जनरली। जैसे कि अगर कोई भी जीएम हो गया, जनरल मैनेजर्स हो गया या प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो गया, उसके पास पावर होता है। नेक्स्ट है कि पावर्स ऑफ टाइप्स ऑफ पर्सनल पावर्स। मतलब पर्सनल पावर्स क्या होता है, तो एक्सपर्ट पावर्स ये क्या करता है, एक्सपर्ट पावर्स क्या कर सकता है, हमेशा क्या करता है, इट इन्फ्लुएंस रिजल्ट ऑफ नॉलेज। अगर आपका जो भी नॉलेज है उसको हमेशा जो है कि रिजल्ट ऑफ नॉलेज उसको इन्फ्लुएंस करते रहेगा, ठीक है। वो एक्सपर्टाइज बनाते रहेगा, हमेशा हमेशा आपको जो है फेमस प्रूव करना करते रहेगा। जैसे कि कंप्यूटर स्पेशलिस्ट है, टैक्स अकाउंटेंट्स है, इकोनॉमिस्ट है, एंड अदर कोई भी स्पेशलाइजेशन एक्सपर्टाइज है, तो एक्सपर्टाइज पावर होता है। जैसे आईटी है तो उसका आईटी का पावर हो गया, ठीक है। अगर आप अकाउंटेंट है तो एक्सपर्ट पावर अकाउंटेंट्स के पास हो गया, ठीक है। तो ये सब पावर्स होता है। नेक्स्ट है कि रेफरेंट पावर्स कहने का मतलब होता है कि अगर आपका आइडेंटिफिकेशन के थ्रू डिजायरेबल पावर्स होता है, ठीक है। डिजायरेबल पावर कहने का मतलब कि कोई भी एडमायरेशन ऑफ अनदर ऑफ डिजायर टू बी लाइक दैट पर्सन। अगर कोई भी पावर्स अगर डेवलप अगर करते हैं हम लोग रेफरेंट पावर्स में, जैसे कि ये बेस्ड होता है आइडेंटिफिकेशन विथ अ पर्सन, आपका दूसरे पर्सन के साथ
क्या पावर और क्या जो है कि आइडेंटिफिकेशंस है, ठीक है? उसके साथ जो है कि डिजायरेबल रिसोर्सेज, अगर हम लोग किसी भी जैसे कि रेफरेंट पावर्स का सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं कि डिजायरेबल रिसोर्सेज, कोई भी अगर आपको वर्क दिया गया कंप्यूटर वर्क, तो उसके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाया जाता है। तो उस टाइप का पावर जिसके पास होता है उसको रेफरेंट पावर करते हैं। अगर आपको कंप्यूटर टाइप अगर वर्क दिया गया तो उसके लिए कंप्यूटर चाहिए, प्रिंटर चाहिए, तो कोई ना कोई तो वो कंपनी का मैनेजर के पास पावर होगा कि जो आपको मतलब अवेलेबल करवा सके, ठीक है? तो उसको हम लोग रेफरेंट पावर्स बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू।